सो है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली आज का टॉपिक थोड़ा इजी है क्योंकि हम इसको पहले से पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा नहीं। बट हाँ, थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। मतलब 9th क्लास का जो चैप्टर में 1 था ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसी के आगे की कहानी कंटिन्यू हो रही है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या था, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो सबसे पहला और क्लियर एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। अच्छा, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही सबसे पहली बार ट्रांसफर हुआ था सॉवर्निटी का मोनार्क से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, यानी कि मोनार्क से सीधा बॉडी यानी कि फ्रेंच सिटीजन के लोगों में के पास पावर चली गई। ठीक है, सबसे पहले ये फ्रांस में हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था, इसलिए इसको फर्स्ट एंड क्लियर एक्सप्रेशन माना जाता है नेशनलिज्म का। दैट इज, इस तरह ज़्यादा कोई डिफिकल्ट था नहीं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से पावर तो शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो पावर शिफ्ट होने से क्या, अब जो कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस है वो फ्रेंच पीपल्स में कैसे लाई जाए, कैसे लाई जाए, ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एकजुट भाईचारे की भावना, ये कैसे लाई जाए फ्रेंच पीपल की। तो इसके लिए कुछ कुछ आइडियाज़ लगाएगा, आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस करी गई। क्या क्या थे वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 7 और 8 प्रैक्टिसेस थी। तो सबसे पहली चीज़ थी द आइडिया ऑफ ला पेट्रे, दिस वन, द आइडिया ऑफ ला पेट्रे यानी कि द फादरलैंड, एंड ले सिटोयन यानी कि द सिटीजन, एम्फेसाइज द नोशन ऑफ द कम्युनिटी enjoying इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नोशन होते हैं विचार, एंड एम्फेसाइज्ड होता है जोर दिया गया, यानी कि जो आइडिया था ला पेट्रे यानी कि द फादरलैंड का और द सिटीजन्स का, उस पर जोर दिया गया और विचार किया गया कि हमारी कम्युनिटी के हर सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट एक सेकेंड पॉइंट है, एक नया फ्रेंच फ्लैग निकाल दिया गया, क्योंकि जो पुराना वाला था वो तो मोनार्क का सिंबल था ना, अब तो हमारा फ्रेंच ही अलग है। तो अब हम फ्रेंच का नया फ्लैग निकालेंगे कि जब सब इतनी कम्युनिटी है, सबका एक ही फ्लैग होना चाहिए, तो पूरा एक फ्रेंच का एक फ्लैग निकाल दिया गया। ठीक है, और वो फ्रेंच का फ्लैग कौन सा था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कौन कौन से कलर का था वो लिख के बता दो, नहीं तो उसके फ्लैग का ऑप्शन होगा इमोजी, वो भी आप मेरे को भेज सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना। ठीक है, देन वो ट्राई कलर का था, इतना मैंने बता दी कि वो ट्राई कलर का है। ठीक है, कोई गूगल से चीट नहीं करेगा, जिसको पता है वो सिर्फ अपने आप खुद बताएगा। ओके, उसके बाद क्या आया तो उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो स्टेट जनरल है उसको इलेक्ट करा गया। मतलब पहले स्टेट जनरल बनी थी ना, हमने देखा था 9th क्लास में, हमने पढ़ा है कि स्टेट जनरल क्या होती है, कैसे बनी थी, सब पता है। ठीक है, और नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल का नाम हटा के नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है, स्टेट जनरल का नाम हटा के नेशनल असेंबली रख दिया गया, और नेशनल असेंबली रख दिया गया एंड उसको इलेक्ट किया गया। मतलब जो नेशनल असेंबली के लोग होंगे ना, अब उनको इलेक्ट करा जाएगा। कौन इलेक्ट करेगा? एक्टिव सिटीजन्स। ये चीज़ याद रखना, MCQ पैटर्न है इस बार, तो ये चीज़ आ सकती है कि कौन इलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नई नई हिम्स निकाल दी। हिम्स क्या होते हैं? हिम्स होते हैं भजन होते हैं, और ओथ्स ली गई, ओथ्स यानी कि शपथ ली गई, और मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड यानी कि जो वो थे, क्या बोलते हैं, शहीदों को याद किया गया। सब कुछ नेशन के नाम पे किया गया, ताकि एक भाईचारे की भावना बने, एकजुट होने का मतलब उनको एहसास हो कि हाँ हम सब एक साथ हैं। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार कर दिया गया। अब ये क्या है, जैसे ये एक मान लो फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे पहले कोई और रूल कर रहा था, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, ऐसा नहीं करा। अब पूरे फ्रांस का एक पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया। मतलब सब कुछ अब एक जने के कंट्रोल में नहीं है, मतलब एक पूरे सिस्टम के कंट्रोल में। ये अलग अलग नहीं कि यहाँ पे कोई और राजा, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। अब पूरा एक सिस्टम बना दिया गया जिसको एक जगह पे रख दिया गया, और सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, हर एक सिटीजन के लिए टेरिटरी के अंदर जो थे। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज को हटा दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगती थी ना, अब उनको हटा के पूरी एक ही ड्यूज लगा दी, मतलब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 7th पॉइंट हमारे ये है कि पूरा एक यूनिफॉर्म सिस्टम ले आया गया वेट और मेजरमेंट करने के लिए, वेट और मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और रीजनल डायलिकेट्स यानी कि बोलियाँ, जो रीजनल बोलियाँ होती थी उनको हटा दिया गया और फ्रांस को ही हमारे एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया पूरे नेशन की। क्यों? क्योंकि वो बोली भी जाती थी और लिखी भी जाती थी पेरिस में। पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, ठीक है। और फिर यहाँ तक हमारा जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए वो इधर हैं, इतने में ही ख़त्म होते हैं। 8 ही स्टेप्स थे, 8 ही स्टेप्स लिए गए थे। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपके बुक पे एक इमेज होगी, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, लेट मी शो यू। एक इमेज है साइड में, मतलब हर एक इमेज को पढ़ते जाना है क्योंकि इस बार कैसा आए हमें खुद नहीं पता पेपर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको वो पिक्चर दिखेगी, ये वाली साइड वाली पिक्चर है, इस तरह से ये वाली इमेज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका ये ना एक कवर है जर्मन एल्मानिक। एल्मानिक क्या होता है? एल्मानिक होता है कैलेंडर, कैलेंडर होता है एल्मानिक, ठीक है। तो ये जो बनाया है जर्नलिस्ट एंड्रेस रेमन ने बनाया है 1798। एक चीज़ बताऊं, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका 98 हो गया हमारा। ये जो इन्होंने ये जो एल्मानिक बनाई थी, जर्मन एल्मानिक, इसमें क्या था? इसमें ये 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। पहली है जो बैस्टिल जो जेल थी उसमें जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन होते हुए सब लड़ाई वगैरह हुई थी, 9th क्लास में पढ़ा था, वो इमेज एक तरफ दिखाई है और दूसरी तरफ सेम जगह पे कैसल दिखाया है फ्रांस का एक, वो जर्मन का एक। मतलब ये दिखाने के लिए कि जो चीज़ वहाँ पे बैस्टिल जेल में हुई वो चीज़ अब यहाँ पे भी उसमें भी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, कैसल में भी होनी चाहिए, क्योंकि इधर भी जर्मन के लोगों को भी अब हमें राइट्स चाहिए, अब हमें भी फ्रीडम चाहिए। ये चीज़ दिखाने के लिए इन्होंने ये कैलेंडर, मतलब ये पूरा बताया है। तो अब क्या था, अब ये ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो सबसे एक ही ऑब्जेक्टिव था उनका, बस और कुछ नहीं था, एक ही ऑब्जेक्टिव था, सिंगल ऑब्जेक्टिव, कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फर्दर डिक्लेयर कर दिया दैट ये जो है ये एक मिशन है या फिर फ्रेंच नेशन की किस्मत है कि हम अपने यूरोप के लोगों को भी आज़ाद कराएं, किससे? मोनार्क से, ठीक है। इसका ओवरऑल मतलब ये बनता है कि हम यूरोप के लोगों की भी मदद करेंगे कि वो भी अब अपना अपना नेशन बना सके। दैट्स इट, मतलब हेल्प करना चाहते थे वो, किसकी? यूरोपियन लोगों की, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी बातें अब यूरोप तक पहुंची। तो उससे क्या क्या हुआ यूरोप में? जैकोबिन्स क्लब बनने लग गए, ठीक है। फ्रेंच आर्मीज होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बहुत सारी जगह इटली में भी गई, मतलब मूव हो गई वहाँ पे, क्या करने के लिए? उधर भी रेवोल्यूशन कराने के लिए। समझ गए? इतना समझ गए? अब इसका ना एक और पॉइंट है, वो इधर आ नहीं पा रहा है, बट मैं ऐसी ओरल बता दूँ या फिर लिख दूँ? चलो ओरल ही बता देते हैं। दैट कि जो आउटब्रेक था रेवोल्यूशनरी वॉर का, फ्रेंच आर्मीज़ ने करना, मतलब अपने आइडिया, जो नेशनलिज्म का आइडिया था, जैसे मैंने इसी में बता दिया, नेशनलिज्म का आइडिया वो अब्रॉड लेके गए। अब्रॉड मतलब कि होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बहुत सारी जगह, इटली में भी लेके गई, ठीक है। और ये करवाया किसने था? नेपोलियन ने फ्रांस के आइडिया को पूरे यूरोप में भेजा था। समझ गए? चलो उसके आगे क्या देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे नेपोलियन आ गया, नेपोलियन ने अपने कुछ रिफॉर्म्स फ्रांस में इंट्रोड्यूस करे। इसका मतलब उन्होंने, मतलब एक तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए कुछ अपने रिफॉर्म जो कि अच्छे थे, एंड वहाँ की डेमोक्रेसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब वो वापस से मोनार्क में आ गए, ठीक है। और उसने अपना सिविल कोड लाया, सिविल कोड ऑफ 1804, ये शायद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, एंड उसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो ये जो ये सिविल कोड है, ये आप देखते हैं इस सिविल कोड में है क्या। अब इस नेपोलियनिक कोड में था क्या, यानी कि सिविल कोड में था क्या, कि जो सारे बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेजेस हमको मिलते थे वो सब अबॉलिश कर दिए गए, सबको इक्वल रखा गया लॉ से पहले, यानी कि लॉ के सामने सब इक्वल है। राइट टू प्रॉपर्टी दे दी गई, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाइड कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया और अच्छा कर दिया गया, ठीक है।
और फिर क्या हुआ, जैसे और कंट्रीज़ में ना अब जो फ्रेंच आर्मीज़ थी वो जा रही थी, हम सबको पता है जो फ्रेंच आर्मीज़ थी और बाकी कंट्रीज़ में जा रही थी। और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में जा रही थी, वो जा रही थी होलैंड, स्विट्ज़रलैंड और ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वर्सो। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच आर्मी को अपनी तरफ से स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सारी चीज़ों को देख के वेलकम किया गया, बुलाया गया। ठीक है, पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो लोग थे उन कंट्रीज़ के, वो किसी और के हाथ में नहीं आना चाहते थे। मतलब बेशक से चाहे हम पे कोई रूल कर रहा हो, ठीक है, हमारी कंट्री का हो तो हमें अच्छा भी लगेगा। जो हमारी कंट्री का ही नहीं है उसके हाथों में हम कैसे जाएं, मतलब उसके लिए हम कैसे काम करें। ठीक है, और एक और कुछ और भी रीज़न थे, जैसे कि उसने टैक्स बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि इतनी सारी जगहों को रूल करना है, इतनी सारी जगहों को देखना है, उन सब के लिए उसे पैसे चाहिए, जिसके लिए उसने टैक्स बढ़ा दिए थे, सेंसरशिप लगा दी थी। मतलब कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, नेपोलियन के खिलाफ, दैट इज़। ठीक है, और फोर्स करा गया था कि आपको फ्रेंच आर्मी में जाना ही पड़ेगा। फोर्स किया गया था बहुत ज़्यादा कि आपको फ्रेंच आर्मी में आना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में। कोई अपनी देश की आर्मी में तो जाना चाहेगा, लेकिन कोई दूसरे की देश की आर्मी में इतने मतलब अपने मन से तो कोई नहीं जाना चाहेगा ना। तो फोर्स किया गया कि तुम भी आओ, फ्रेंच आर्मी में आओ। तो दैट्स इट, हमारा चैप्टर टॉपिक एंड होता है, चैप्टर एंड नहीं होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन खत्म होता है। अब हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे, वो हम करेंगे कल, या फिर देखते हैं आज ही कर लेंगे, वो जब आपको वीडियो मिल जाएगा। आप बस नोटिफिकेशन ऑन रखना, मतलब सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दैट्स इट, हमारा चैप्टर सो इजी सा टॉपिक खत्म होता है यहीं पे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इस टॉपिक में, इतना डिफिकल्ट समझ लेते हैं बच्चे। बस इसमें इतना ही था। और हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद हम इसके MCQ ज़रूर करेंगे, ज़रूर। अच्छा, आपको एक तो हिस्ट्री पढ़नी है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, वो कोई दिक्कत हो, कोई डिफिकल्टी फेस करी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। छोटा सा टॉपिक था, इजी समझ लिया जल्दी से।